हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 करेंगे। साइंस का पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लेना, जब ये पार्ट 2 समझ में आएगा। तो देखो, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था हमारा सेल क्या होता है, डिस्कवरी किसने की थी, और है ना, सेल क्या होता है, डिस्कवरी किसने की थी, और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो देखो, इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। सेल वॉल के बारे में, डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में, और लास्ट इस सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो है हमारा साइटोप्लाज्म। क्या कंप्लीट करेंगे? साइटोप्लाज्म। तो देखो, सबसे हम शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे, सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेल वॉल। क्या होगा फर्स्ट टॉपिक? सेल वॉल। देखो, सेल वॉल क्या होता है। हमने देखा होगा सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। देखो, आपने प्लांट सेल का डायग्राम देखा होगा, आपकी बुक में भी होगा, कुछ इस शेप का डायग्राम होता है, देखो। और यहाँ क्या होता है, ये होते हैं हमारा सेल अंदर। जो ये है, ये वाली लाइन देखो, ये वाली, ये तो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम। लेकिन जो ये है, ये हमारी सेल वॉल। यही है हमारी सेल वॉल। ये ओनली किस में होती है? प्लांट सेल में। क्योंकि हम तो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं ना। अब आंधी तूफान आ गया, उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? उनकी सेल्स की करेगी ये सेल वॉल। तो देखो, सेल वॉल के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले तो वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। पॉइंट्स ये आ जाएगा, एक्सप्लेन सेल वॉल या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल, ये आएगा। ओनली प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। देखो, सेकंड, नॉन लिविंग। हमने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिविंग होती है, लेकिन ये क्या होती है? नॉन लिविंग है। थर्ड, फ्रीली परमिएबल, मतलब ये इससे आप अंदर भी सारा सामान, ये किसी को रोकेगा नहीं अंदर बाहर आने के लिए। फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल। देखो अगला, ये एक शेप की डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन शेप ऑफ द सेल। अब देखो, ये इस शेप का है तो सेल ये इसी शेप में ही रहेगा। ये नहीं है कि यहाँ से ये ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, नहीं, ये सेल हमेशा इसी शेप में रहेगा। तो एक क्या है? डिटरमाइंस, अब स्पेलिंग अच्छे से लिखना, शेप ऑफ द सेल, CELL। देखो अगला क्या आता है? प्रोटेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द सेल। ये इसके क्या प्रोटेक्ट करता है? क्या लिखेंगे? प्रोटेक्ट्स कंटेंट ऑफ द सेल। अब साथ में नोटबुक लेना अपनी, या बुक में ही लिखना नोट्स के लिए। फिर अगला आता है, ये सेलुलोज की बनी होती है। हमने देखा था कि माइप्लाज्मा मेम्ब्रेन तो किसकी बनी होती है। मैं नहीं बताऊंगा आपको, कमेंट सेक्शन में जाके लिखना, ये आपका होमवर्क है कि किस में होती है। लेकिन ये बनी होती है सेलुलोज की, मेड अप ऑफ सेलुलोस। किसकी बनी होती है? सेलुलोस की। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। और इसके ये प्रोवाइड क्या करती है? स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल। ये सेल को क्या स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। अब देखो, अब इसमें ना एक प्रोसेस होता है जो मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बता सकता था, लेकिन इसमें नहीं बताया, क्योंकि आपकी बुक में भी ये सेल वॉल के नीचे वाले सेकंड उस पैराग्राफ में गिवन है। तो देखो, अब बताता हूँ। वो प्रोसेस है हमारा प्लाज्मोलिसिस। क्या नाम है उसका? प्लाज्मोलिसिस। देखो, इसमें क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस हम उसे कहते हैं श्रिंकिंग ऑफ द लिविंग पार्ट सेल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। देखो, आप नहीं समझ में आएगा, मैं आपको समझाता हूँ।
कि देखो ये सेल है, क्या है, ये सेल है और ये हमारी सेल वॉल है, सिर्फ समझने के लिए सेल वॉल है। तो क्या होता है कि प्लाज्मोलिसिस में ना ये श्रिंक हो जाता है। श्रिंक किससे होता है? एक्सोस्मोसिस। मैंने आपको बताया था ना, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस दो होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका कंटेंट बाहर निकल जाता है, बाहर निकलेगा, इसका पानी तो छोटा होता रहेगा, ऐसे छोटा हो जाएगा ना, छोटा। तो इस छोटे को हम, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। इसका आएगा, आपकी बुक में भी गिवन है, मैं भी आपको लिखवा देता हूँ। व्हेन अ लिविंग प्लांट, मैं इसको रब करता हूँ, प्लांट सेल लूजिस वाटर, क्या करता है? लॉस वाटर करता है थ्रू ऑस्मोसिस। थ्रू ऑस्मोसिस भी लिख सकते हो या एक्सोस्मोसिस। थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज, ओहो स्पेलिंग गलत हो रही है, देयर इज श्रिंकिंग, श्रिंकेज या श्रिंकिंग और कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं ना, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट या कंटेंट्स ऑफ द सेल, इसकी सेल की अवे फ्रॉम द सेल वॉल। देखो ये है इसकी पूरी डेफिशन, देखो ये है इसकी पूरी डेफिनेशन, क्या है ये है इसकी पूरी। अब एक प्लाज्मोलिसिस होता है और एक होता है डी प्लाज्मोलिसिस। क्या होता है? डी प्लाज्मोलिसिस। डी प्लाज्मोलिसिस में देखो इसका उल्टा आएगा, प्लाज्मोलिसिस में तो श्रिंक हो रहा था, डी प्लाज्मोलिसिस में ये अपना साइज गेन कर लेता है। मान लो ये सेल वॉल है, तो ये पूरा ना यहाँ से ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इसको हो जाएगी श्रिंक, क्योंकि बाहर से ज़्यादा ले लेगा। अब सेल वॉल क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करती है फटने से। मैंने आपको सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया है ना कि प्रोटेक्ट कंटेंट ऑफ द सेल, और ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है कि अगर ये नहीं होती ना सेल वॉल, तो ये फट जाता, आके तो फट जाता, लेकिन इसे अब फटने से मदद करती है, ये फटे ना। तो देखो ये तो सारा क्या था? ये था हमारा सेल वॉल के बारे में। अब आगे चलते हैं, आगे आएगा देखो स्टूडेंट हमारा न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे उसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। लेकिन न्यूक्लियस में पढ़ने से पहले मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ। किसका? हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल, एंड सेल मेम्ब्रेन, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ तो लिखेंगे हम सेल वॉल, ये पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है 3-5 मार्क्स में भी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। देखो पहला सेल वॉल किस में होता है? ये ओनली प्लांट सेल में होता है। किस में? ओनली प्लांट सेल। और जो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा सेल मेम्ब्रेन बोथ, प्रेजेंट इन बोथ, क्या लिखते हैं? मैं आपको सिर्फ बोथ लिख रहा हूँ, आपको पूरी अच्छे से लाइन लिखना है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हम सेकंड देखेंगे तो लाइज आउटसाइड द सेल, है ना, आउटसाइड द सेल ही करती है सेल वॉल, तो लाइज आउटसाइड दी सेल, ये आउटसाइड सेल के बाहर करती है। और ये क्या होता है? आउटसाइड, देखो आउटसाइड आप कहोगे सर ये भी तो आउटसाइड होते हैं, लेकिन ये सिर्फ आउटसाइड होती है किस में? आउटसाइड ओनली इन एनिमल सेल। किस में? एनिमल सेल में ही सिर्फ आउट होती है। और ये प्लांट सेल में क्या होती है? इन होती है। प्लांट सेल में क्या होती है? इनसाइड होती है ना, प्लांट साइड में इनसाइड होती है। अब देखो ये तो नॉन लिविंग होती है, इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। और ऐसे ही इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये है हमारी लिविंग। फोर्थ ये है होती है रिक्स्ड होती है हमारी, मतलब हार्ड होते हैं, उनको देखा ना, हार्ड ही बिल्कुल मुड़ती भी नहीं है। और ये क्या होती है? ये होती है फ्लेक्सिबल। क्या होती है? फ्लेक्सिबल। और देखो ये परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल, है ना, मैं आपको बताया था कि फ्रीली परमिएबल। और ये क्या होती है? ये सिर्फ कुछ ही सर्टेन सब्सटेंसेस को अलाउ करती है। तो ये क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिसिव, कुछ सिलेक्टिवली ही चीज़ों को क्या करती है?
वो करती है इसको, मतलब अंदर आने बाहर जाने के लिए परमिशन देती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब ऐसे ही हम सिक्स्थ पॉइंट में आते हैं। तो कंपोज ऑफ या मेड अप ऑफ सेलुलोस, किसकी होती है ये? मेड अप ऑफ सेलुलोस। और ऐसे ही ये किसकी बनी होती है? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको होमवर्क भी दिया है कि आप उसमें लिखना, तो मैं आपको अब बता देता हूँ इसका आंसर। मेड अप ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। तो सेवन्थ, आपके सिक्स्थ पॉइंट बहुत है, सेवन्थ तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप सिक्स्थ पॉइंट में आपको आराम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको आराम से 5 मार्क्स मिलेंगे, और 3 का होगा तो 3 से तो बिल्कुल 3 तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं हमारे न्यूक्लियस पार्ट पे। किस पे? न्यूक्लियस पे। देखो न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या होता है? ये मैं एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये है हमारा मेन पार्ट न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। किसको? ब्रेन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रेन ऑफ द सेल। क्या? ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारा ब्रेन होता है, ये किसका होता है? सेल का एक ब्रेन होता है। अब आप ये देखोगे कि एनिमल सेल में तो सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं ना, किसमें? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है कि वैक्यूल इसकी जगह ले लेता है। मतलब वैक्यूल ये वाला काम नहीं करता, लेकिन क्या होता है, वैक्यूल इसकी जगह लेता है कि वो इतना बड़ा हो जाता है। इससे भी देखो इतना तो ये अकेला वैक्यूल ही हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा जब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये 50 से 90% स्पेस कई बार ही घेर लेता है। किसका? अधिकतर, कभी कभी नहीं, अधिकतर किसका? प्लांट सेल का, सिर्फ प्लांट सेल का, क्योंकि वैक्यूल ओनली प्लांट सेल में ही होते हैं, ये ध्यान रखना। और फिर ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस को साइड में शिफ्ट कर देता है। देखो ये न्यूक्लियस है ना, इसे है तो सेंट्री मतलब बड़ा, लेकिन इससे तो फिर भी ये छोटा ही है। लेकिन अभी आगे होएगा, मैं जब आपको बताऊंगा इसके बारे में। और क्या होता है? सेंट्रली लोकेटेड होता, तो हम इसको कहते हैं सेंट्रली लोकेटेड, क्योंकि ये वैक्यूल बाद में आके इसकी जगह लेता है, वरना बाकी तो सेंटर में लोकेटेड होता है ना, सेंट्रली लोकेटेड। अगला आता है लार्ज इन साइज। ये लार्ज होता है, लार्ज इन साइज। हमने सबसे बड़ा नहीं किया कि वो सेल्स में सबसे बड़ा, हमने क्या? लार्ज की बड़ा होता है ये। अब देखो, अब आते हैं हम इसके पार्ट्स के बारे में। मैं आपको कुछ डायग्राम्स की मदद से, डायग्राम नहीं, फ्लो चार्ट की मदद से समझाता हूँ। देखो ये हमारा न्यूक्लियस क्या है? ये है हमारा न्यूक्लियस। अब देखो एक इसके न्यूक्लियस के भी मैं यहाँ अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है जो ये है ना, ये न्यूक्लियस, हमने इसको बड़ा कर दिया। जो न्यूक्लियस है, अब शुरू में इसके दो पार्ट होते हैं। देखो मैं यहाँ अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी अपने नोटबुक में लिख लो। पहला होता है न्यूक्लियर एनवलप। क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप लिख सकते हो। न्यूक्लियर एनवलप और मेम्ब्रेन। और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? न्यूक्लियर प्लाज्मा। देखो हम अच्छे से पढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? जो इसका बाहर का, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी ना, इसका न्यूक्लियस का भी खुद का बाहर का स्ट्रक्चर फर्स्ट बाहर में ये ड्रॉ करते हैं। ये मतलब न्यूक्लियस का जो, न्यूक्लियस को बाकी चीज़ों से अलग करता है, किसमें? साइटोप्लाज्म मिलने से जो न्यूक्लियस को अलग करता है, वो हम उसको क्या? न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इसमें ना दो न्यूक्लियर एनवेलप होती है। क्या? दो ऐसे, और एक कुछ ऐसे टूटी टूटी सी एक अंदर होती है ऐसे। ये इस तरह के आपको ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर एनवलप का। ये क्या करती है? सेपरेट करती है। आप पॉइंट्स लिखते जाना, मैं बोल रहा हूँ। सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को, ये बाकी जो सब बाहर साइटोप्लाज्म होगा उससे क्या होती है? अलग करती है। अब इस पे ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मैं ये मेन पॉइंट है, पोर्स आर प्रेजेंट। पोर्स प्रेजेंट होने से क्या होता है कि देखो, अब
न्यूक्लियस को भी अंदर बाहर करना होता है सामान अपने साइटोप्लाज्म से, जो उसकी ज़रूरत है नहीं है, या राइबोसोम्स जो उसने बनाए हैं। राइबोसोम्स किस में बनते हैं? न्यूक्लियस में बनते हैं। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि ये आ जाएगा वेयर राइबोसोम्स फॉर्म, मतलब कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं हमारे न्यूक्लियर एनवलप में, मतलब न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस के, न्यूक्लियोलस भी बताऊंगा कहाँ होता है। देखो ये है हमारा न्यूक्लियर, ये कहता है पोर्स होते हैं जिससे कि अंदर बाहर अपना सामान कर सके। अब देखो, अब आते हैं हम न्यूक्लियर प्लाज्मा के अंदर। ये लिक्विड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लिक्विड स्ट्रक्चर। अब जैसे हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये न्यूक्लियस का अंदर का हिस्सा होता है। देखो ये न्यूक्लियस है, तो जो इसके अंदर लिक्विड होगा ना, वो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियस प्लाज्म के अंदर भी हमारे क्या चीज़ होती है? 2 चीज़ होती है। देखो ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियोप्लाज्म की भी 2 चीज़ होती है। देखो क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या न्यूक्लियोप्लाज्म। हम यहाँ लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। एक होता है न्यूक्लियोलस, मैंने आपको बताया था जहाँ राइबोसोम्स बनते हैं, न्यूक्लियोलस। और एक होता है क्रोमेटिन मटेरियल, वो क्रोम नहीं जो आपके फ़ोन में होता है, क्रोमेटिन मटेरियल। क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल। देखो न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये तो एक भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लो ये सेल है, सेल कह रहा हूँ, न्यूक्लियस है ये, इसमें ये वो न्यूक्लियोप्लाज्मा है, इसमें ना ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम लिखेंगे वन और मोर इन नंबर्स। इसका मेन पॉइंट, अब इसे इसको हाईलाइट कर लेना, जो मेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है, फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स, मतलब प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स बनाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, देखो इसको हाईलाइट कर लो आप, राइबोसोम्स। अब आते हैं हम क्रोमेटिन मटेरियल पे। तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। जो सेल डिवीज़न होता है ना, मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा कि 2 तरह के सेल डिवीज़न होता है, और सेल डिवीज़न क्यों होता है। तो उसमें ना क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल सीधे सीधे हो जाते हैं। पहले तो ये उलझे उलझे से रहते हैं एक दूसरे में, ऐसे ऐसे, लेकिन जब इनको सेल डिवीज़न होता है ना, तो ये सीधे सीधे अरेंज हो जाते हैं। किसमें? जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड करना, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो इन क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर में ना, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर 2 चीज़ होती है। आपका इसमें भी 2 चीज़, हाँ इसमें भी 2 चीज़ होती है। एक होता है हमारा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, और एक होता है हमारा क्या, सोचो, वो होता है एक हमारा प्रोटीन होता है, एक हिस्टोटोन। क्या मैंने बोला? एक बार मन में दोबारा से बोलो, हिस्टोटोन, हिस्टोन्स, हिस्टोन्स। देखो अभी हिस्टोन्स और क्रोमोसोम्स, तो देखो आपको पता होगा कि इनके इसके अंदर डीएनए होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और हिस्टोन्स क्या होता है? एक टाइप का प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? प्रोटीन होता है, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है हमारे क्रोमेटिन मटेरियल में, न्यूक्लियस के अंदर। अब आपको ज़्यादा कुछ इसके गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जानना है कि डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर किसमें? क्रोमोसोम्स के अंदर। ये आपको अगर यहाँ तक अच्छा याद होना चाहिए। वैसे ये हिस्टोटोन जितना पूछा नहीं जाता, सिर्फ क्रोमोसोम्स ही पूछा जाता है कि क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, क्या होता है। देखो अब हमारा नेक्स्ट आते हैं, तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया ना। न्यूक्लियस क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं तो अब हम पढ़ेंगे पहले न्यूक्लियस हो गया। रुको मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, न्यूक्लियस का एक क्वेश्चन और। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि आपको बताऊँ या नहीं, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो क्या होता है कि 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। क्या? 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इन सॉल्यूशन से क्या करते हैं, हम किसी भी सेल के ऊपर डाल लेंगे ना, तो उसका न्यूक्लियस अलग से चमकने लगेगा। क्या? ब्लिंक करने लगेगा, अलग से चमकने लगेगा।
देखो चमक, वो 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है। पहला तो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन, ये आपके पेपर में कई बार पूछ भी लेते हैं, अगर आप फिर भी इसको ध्यान होना चाहिए क्योंकि अगर आपको आगे बायो लेनी है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या होता है आयोडीन सॉल्यूशन। और सेकंड क्या होता है सैफरन सॉल्यूशन, सैफरन सॉल्यूशन। और हमारा थर्ड और आखिरी सॉल्यूशन होता है मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। क्या, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। इन 3 सॉल्यूशंस की मदद से हम न्यूक्लियस को अलग कर देते हैं। तो मतलब इसमें हम एक सेल के ऊपर मान लो ये तीनों में से कोई भी सॉल्यूशन डाला तो न्यूक्लियस अलग से कलर चेंज कर लेगा, वो अलग से क्या चमकने लगेगा। देखो अब हम आते हैं हमारी जो इस पार्ट का आखिरी मैं आपको बनाऊंगा तीसरा, जो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसको आप हाईलाइट कर लो साइटोप्लाज्म को। देखो साइटोप्लाज्म में कुछ ज़्यादा पढ़ाने के लिए है नहीं, लेकिन फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, कई बार पूछ लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा हो क्या होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है मतलब चिप आपने जेली खाई होगी उस तरीके से होता है। अब ये कहाँ होता है, ये देखो ये हमारा न्यूक्लियस, कि ये देखो ये जो सारा पार्ट है ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म है। क्या है ये सारा साइटोप्लाज्म। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो इसके बीच में प्रेजेंट है ना, बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या बीच में प्रेजेंट होता है ये। अब देखो अब आप उसके और कुछ नहीं जानना, साइटोप्लाज्म बस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। देखो अब हम टाइप्स ऑफ सेल आते हैं। क्या, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। देखो टाइप्स ऑफ सेल में क्या होता है कि 2 तरह के सेल होते हैं, 2 तरह के। प्रोकैरियोटिक, मैं आपको नाम भी बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक, मेरे साथ बोलो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, अब आपको ये याद हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। और एक दूसरा होता है यूकैरियोटिक। क्या होता है दूसरा, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक देखो नाम में तो ये प्रो है, देखो प्रोकैरियोटिक। और ये क्या है यूकैरियोटिक। आप सोचोगे कि ये नया सेल होगा प्रो, मतलब ये ज़्यादा एडवांस होगा। प्रो का मतलब तो ये होता है ना पबजी में प्रो प्लेयर कहते हैं लेकिन नहीं, ये प्रो का मतलब है पहले, बिफोर, मतलब बहुत जो शुरू में सेल्स होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे, वो किसके बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो। अब आपकी हिंट ये याद करने का है कि प्रो मतलब तो प्रो होता है, लेकिन ये प्रो नहीं होते, ये नूब होते हैं। देखो ये होते हैं स्मॉलर इन साइज। आप इनका वो आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन, आता ही आता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो सबसे पहला डिफरेंस क्या लिखोगे, स्मॉलर इन साइज। अब देखो जो यूकैरियोटिक होते हैं ना, यूकैरियोटिक जिससे हम बने हैं, जो बाकी एनिमल्स बने हैं, जो नई नई सेल्स हैं, न्यू जनरेशन ऑफ सेल, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यू का मतलब जो इस अकेले यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू सेल्स। देखो ये होते हैं लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। हम आगे चले तो इनमें ना न्यूक्लियर मतलब अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। देखो न्यूक्लियस है अभी अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं होगा, ये अब हमें पता लगेगा कि बीच में ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा पार्ट है। देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब बीच में गाढ़ा गाढ़ा सा पार्ट है, लेकिन अच्छे से इसकी बाउंड्री नहीं होगी। जो हमने न्यूक्लियर एनवलप पढ़ा होगा ना, इसमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगी। क्या नहीं होगी, न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगी, और बल्कि इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मैं इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस प्रेजेंट होता है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इनमें 1 क्रोमोसोम्स होता है। क्या, हम लिखेंगे ओनली 1 क्रोमोसोम्स। इनमें सिर्फ 1 क्रोमोसोम्स होता है, बल्कि इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स, मोर देन 1। देखो हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, कितने हो गए, 3। और इनमें क्या होता है, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। मतलब वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स
आर एब्सेंट, और ये इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। तो सिंपल क्या था, ये हो गया ना। अब मैंने इस वीडियो में आपको साइटोप्लाज्म के बारे में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस के और सेल वॉल के बारे में अच्छे से समझा दिए गए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ गया है तो वीडियो को पीछे रिवाइंड की अच्छे से देखना और नोट्स ज़रूर बनाना। अब आप 9th क्लास में हो, नोट्स तो चाहिए आपको। आगे अगर आप नीट की तैयारी करोगे, आपके MBBS डॉक्टर, उसमें ज़रूरत पड़ेगी और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी आखिरी होगी पार्ट 3 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।